सद्दाम हुसैन ये पूरी दुनिया का वो फेमस और मशहूर नाम है कि जो लगभग पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में ही एक लंबे समय तक रह चुके थे और अभी भी हैं। आज भी कोई ऐसा ही इंसान होगा कि जो सद्दाम हुसैन के नाम को या उनको नहीं जानता होगा। हालांकि वो बात अलग है कि सद्दाम हुसैन को हमेशा से ही जहां एक तरफ कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं तो वहीं कुछ लोग उनसे और उनके नाम से भी नफरत है। वो उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और वो हमेशा से ही ये दावा करते हैं कि सद्दाम हुसैन दुनिया की वो तानाशाह और जालिम इंसान थे कि जिसने लाखों लोगों का कत्ल कर दिया था। दोस्तों, हमारे चैनल के नेटवर्क में आने के लिए दिल से शुक्रिया। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में हम सद्दाम हुसैन के पैदाइश से लेकर फांसी तक की उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के बगदाद शहर के पास एक गांव में हुआ था जिनका नाम टिकरित था। जिस परिवार में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा गरीब किसान का परिवार था। यानी सद्दाम हुसैन एक किसान के बेटे थे। ये क्षेत्र इराक देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक था। सद्दाम हुसैन के पिता की मृत्यु उनके इस दुनिया में आने से पहले ही हो गई थी और उनके जन्म के बाद ही उनके एक बड़े भाई जो लगभग 5 साल के थे वो भी कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। यानी बचपन में ही सद्दाम हुसैन के सर पर दुखों का पहाड़ था। यानी उनके सर से उनके पिता और बड़े भाई का साया उठ चुका था। इधर अपने शौहर और अपने बड़े बेटे यानी पहले औलाद की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सद्दाम हुसैन की मां भी अब डिप्रेशन में रहने लगी थी, जिसकी वजह से अब सद्दाम हुसैन का पूरा बचपन ही अंधेरे में चला गया था। हालांकि बाद में सद्दाम हुसैन की मां ने दूसरी शादी की थी, लेकिन ये उनकी मां की दूसरी शादी सद्दाम हुसैन के लिए जरा भी काम साबित नहीं हुई और सद्दाम हुसैन की तो अपने सौतेले पिता से एक लम्हा के लिए भी नहीं बनती थी। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन बचपन से ही तन्हा रहना पसंद किया करते थे और सद्दाम हुसैन बचपन से बाकी दूसरे बच्चों से अलग थे। लगभग 10 साल की उम्र के पहले ही सद्दाम हुसैन परिवार से भाग गए थे और जाकर अपने रिश्तेदार के साथ बगदाद में रहने के लिए आ गए, जो सद्दाम हुसैन के लिए एक पिता के समान थे। अपने चाचा के मार्गदर्शन में उन्होंने बगदाद के एक राष्ट्रवादी हाई स्कूल में पढ़ाई की। सेकेंडरी स्कूल के बाद सद्दाम हुसैन ने अपनी हायर एजुकेशन के लिए 3 साल तक एक इराकी लो स्कूल में पढ़ाई की। दोस्तों, आपको बता दूं, ये वो दौर था कि जब इराक में ब्रिटेन का बोलबाला था, क्योंकि दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन के लोग लगभग आधी से भी ज़्यादा दुनिया पर एक समय के लिए राज किया था और उसने हर जगह को लूटा भी था जो उस वक्त बहुत अमीर हुआ करती थी और उन जगहों में से हमारा देश भारत भी शामिल था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब अंग्रेज हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे तो उन्हें बहुत सारे देश को भी छोड़कर जाना पड़ा था। अंग्रेज भला इराक को क्यों छोड़ सकते थे, क्योंकि इराक तो एक ऐसा देश था जो तेल नेमत से कुदरती से माला माल था। अंग्रेज मजबूरी में तो इराक देश से अपनी शासन तो खत्म कर दी थी, लेकिन इराक के तेल पर हमेशा अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इराक देश की हुकूमत को इराक में रहने वाले एक ऐसे शाही परिवार के हाथ में सौंप दी थी जो कि बस कहने के लिए इराक का था, लेकिन वो पूरी तरह अंग्रेज के ही इशारों पर काम करता था। यानी अंग्रेज इराक में ना होके भी इराक पे कब्जा किया था, अपने ही मुताबिक चलाता था और धीरे धीरे इराक में रहने वाले सभी लोग को इस बात का एहसास हो गया था ये सारे लोग अंग्रेज के इशारों पर ही काम करते हैं। इसलिए वक्त वक्त पर उस परिवार के लिए प्रदर्शन भी होते रहते थे और साथ में ये भी मांग तेज होती रहती थी कि इस लीडर को हटाकर एक ऐसे लीडर लाए जाए जो बस इराकियों की हो। यानी वो नेता फैसला करे जो इराकी चाहते हो, ना कि वो फैसला करे जो लंदन में बैठकर अंग्रेज चलाती हो। दोस्तों, इराक के आज़ादी के लिए सद्दाम हुसैन शासन के खिलाफ होने वाले रैलियों में हमेशा शामिल हुआ करते थे। आज़ादी के लिए लड़ने के लिए कोई भी मौका अपने हाथ से खाली नहीं जाने देते थे। आज़ादी के इस आंदोलन से जुड़े हुए होने की वजह से ही सद्दाम हुसैन बहुत कम उम्र में ही बात नामक की एक राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर लिए थे कि जिससे अहमद अल बकर भी जुड़े हुए थे। कुछ सालों के अंदर ही इराक में अंग्रेज के इशारों पर काम करने वाली सरकार न सिर्फ गिराई गई बल्कि साथ ही साथ वो पार्टी भी पावर में आ गई कि जिसमें सद्दाम हुसैन जुड़े हुए थे। बात पार्टी पावर में आने के बाद
अहमद अल बकर को इराक का नया राष्ट्रपति बनाया गया। अहमद अल बकर के दौर में पार्टी की तरफ से सद्दाम हुसैन को नंबर 2 की जगह दी गई थी, यानी सद्दाम हुसैन को इराक का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर नेता बनाया गया था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि उस दौर में भले ही इराक के राष्ट्रपति अहमद अल बकर थे, लेकिन पूरी सरकार सद्दाम हुसैन ही चलाया करते थे और अहमद अल बकर से ज़्यादा शोहरत सद्दाम हुसैन हासिल कर चुके थे। सद्दाम हुसैन की इजाज़त के बगैर इराक देश में कोई भी छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता था, यानी सद्दाम हुसैन उसी दौर में ही इराक देश के अघोषित राष्ट्रपति बन चुके थे। उस दौर में ही सद्दाम हुसैन ने इराक देश के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए कि जिन्हें आज तक नहीं भुलाया जा सकता है। सद्दाम हुसैन ने इराक देश में मौजूद सारे तेल को इराक की सरकार के अंडर में ले लिया था, जिसकी वजह से अब सरकार की आमदनी बढ़ गई थी। आमदनी बढ़ने पर उन सारे पैसों का इस्तेमाल इराक को डेवलपमेंट पर किया गया। सद्दाम हुसैन ने उस दौर में न सिर्फ इराक में अच्छे कॉलेजेस, हॉस्पिटल, स्कूल खोले, बल्कि साथ साथ अच्छी सड़कों का भी इंतजाम किया। बिजली, पानी की, सड़कों की और भी कई सारी परेशानियों को दूर किया जो पहले की हुकूमत में हुआ करती थी। ये वही दौर था कि जब सद्दाम हुसैन का नाम अचानक से पूरी अरब दुनिया में एक ताकतवर नेता के तौर पर मशहूर हुआ था और पहले से ही पूरी दुनिया को एहसास होने लगा था कि बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में सद्दाम हुसैन ही पूरे इराक के हुक्मरान बन जाएंगे। और यकीनन ऐसे ही हुआ था, क्योंकि जहां एक तरफ उन दिनों सद्दाम हुसैन की तरक्की सूरज आसमान को छू रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अहमद हसन अल बकर हद से ज़्यादा बीमार हो गए थे, जिसके वजह से अहमद हसन अल बकर को बहुत जल्द ही अपने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अहमद हसन अल बकर के इस्तीफा देने के बाद सद्दाम हुसैन ही इराक के अगले राष्ट्रपति बने और बस यहीं से सद्दाम हुसैन की वो कहानी शुरू हुई कि जो आज तक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब सद्दाम हुसैन के राष्ट्रपति बनने के बाद इराक में हालात वैसे नहीं रहे कि जैसे पहले हुआ करते थे। 1980 में ही इराक और ईरान के बीच बड़ी जबरदस्त जंग शुरू हो गई। ये जंग 1 या 2 साल नहीं रही, बल्कि लगातार 8 साल तक जारी रही। जंग खत्म होने के बाद दोनों देशों में से भले ही किसी भी देश को कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हद से ज़्यादा हुआ। दोनों ही देश पूरी तरह से मानसिक तौर पर हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और इस जंग में लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। और हैरानी की बात यह है कि इराक और ईरान के बीच होने वाली इस जंग में बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका भी इराक यानी सद्दाम हुसैन को ही सपोर्ट कर रहा था और इस जंग में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की माली मदद के साथ साथ और भी कई तरह से मदद की थी। 1988 के बाद इराक अपनी पुरानी जंग के नुकसान से अभी उभर भी नहीं पाया था कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने का ऑर्डर जारी कर दिया और कुछ वक्त के अंदर ही इराकी फौज ने पूरी कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमला करने के पीछे कई वजह बताई जाती है। इतिहासकार से बताया जाता है कि कुवैत ने उस दौर में इराक के दुश्मनों के इशारे पर तेल की कीमत हद से ज़्यादा कम कर दी थी, जिसकी वजह से अब इराक को हद से ज़्यादा नुकसान होने लगा था। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई जाती है कि कोई व्यक्ति, किसी बड़े शख्स ने इराक की औरतों के खिलाफ गलत जबान का इस्तेमाल किया था। उसकी वजह ये थी कि कुवैत ने भी इराक और ईरान के बीच होने वाली जंग में इराक को माली तौर पर बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से इराक कुवैत का कर्जदार हो गया था। उसी कर्ज से रिलेटेड बात करने के लिए एक बार जब इराक के फाइनेंस मिनिस्टर कुवैत के शेख से मिलने गए थे, तो कुवैत के शेख ने उनसे ये कहा था कि हमने सुना है तुम्हारे यहाँ की औरतें हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन्हें हमारे पास लेकर आओ। इराक के फाइनेंस मिनिस्टर ने उस शेख से उस वक्त और कुछ नहीं कहा, लेकिन इराक पहुंचकर इस बात की खबर सद्दाम हुसैन तक पहुंचा दी थी, जिसे सुनकर सद्दाम हुसैन जैसे पागल हो गए थे और फौरन कुवैत पर हमला करने का ऑर्डर जारी किया था।
दोस्तों, सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जा करने की वजह जो भी रही हो, लेकिन ये कब्जा सद्दाम हुसैन के लिए खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जा करने के बाद सारे ही अरब मुल्क एकजुट होकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि वो अमेरिका भी अब खुलकर इराक के सामने आ चुका था, जो अभी तक इराक का दोस्त माना जाता था। यहीं से सद्दाम हुसैन और अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत हुआ था और कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका और बहुत सारे अरब मुल्कों की सपोर्ट से कुवैत से इराकी फौज को बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, कुवैत भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच जो दुश्मनी शुरू हो चुकी थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन और ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि कुवैत पर कब्जे के बाद अमेरिका को ये डर सताने लगा था कि सद्दाम हुसैन हद से ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को कंट्रोल करने के लिए सद्दाम हुसैन पर हद से ज़्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा इतिहासकार से सद्दाम हुसैन से अमेरिका की दुश्मनी की एक वजह यह भी बताई जाती है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि सद्दाम हुसैन भी दूसरे अरब देशों की तरह ही अपने देश के तेल का सारा सिस्टम हमारे हवाले कर दे, यानी हमारे देश की कंपनीज ही दूसरे अरब देशों की तेल की तरह ही इराक देश के तेल के रेट भी खुद तय करे। लेकिन सद्दाम हुसैन अमेरिका की ये बात किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि इराक में मौजूद सारा तेल इराक के लोगों के लिए रब की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है, जिसका मैं किसी भी हाल में सौदा नहीं कर सकता हूँ। सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच की ये कहानी अब चल ही रही थी कि उन्हीं दिनों में अमेरिका में वो खतरनाक हमला हो गया कि जिससे आज हम 9/11 के नाम से जानते हैं, जिसमें हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अमेरिका ने इस हमले का जिम्मेदार सीधे तौर पर सद्दाम हुसैन को ठहराया और सद्दाम हुसैन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि सद्दाम हुसैन ने इराक देश के अंदर कुछ ऐसे एक केमिकल हथियार छुपा कर रखा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन ने इल्ज़ाम को सिरे से नकार दिया था और सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि मेरे होते हुए इराक में कभी आतंकवाद पनप नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका सद्दाम हुसैन की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वो हर हाल में सद्दाम हुसैन से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने सन 2002 में सद्दाम हुसैन का ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया था, जिसके बाद ये तय किया गया कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से पूरी एक टीम भेजी जाएगी जो इराक में जाकर इस बात की तफ्तीश करेगी क्या वाकई इराक के अंदर ऐसे हथियार मौजूद हैं या नहीं हैं। आखिरकार 2002 में ही ये पूरी टीम इराक पहुंची है और बड़ी लंबी छानबीन के बाद भी इस टीम को ऐसे कोई हथियार ना मिल सके कि जिनके बारे में अमेरिका ने दावा किया था। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया कि इराक के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो गलत साबित हुए हैं। लेकिन अमेरिका अभी भी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और आखिरकार जनवरी 2003 में अमेरिका ने ये ऐलान किया कि हम सद्दाम हुसैन के सामने 2 शर्त रखते हैं। पहले ये सद्दाम हुसैन सारे केमिकल हथियारों को बाहर निकाल दे जो उन्होंने छुपा कर रखे हैं, और दूसरी ये कि उन हथियारों को निकालने के बाद वो भी इराक देश को छोड़ दे, वरना ऐसा ना करने पर अमेरिका बहुत जल्द ही इराक पर हमला कर देगा। फिर 2003 में सद्दाम हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक बार फिर से उन सारे इल्ज़ाम को नकार दिया कि जो अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे थे, और सद्दाम हुसैन ने यूनाइटेड नेशन की उस टीम का भी हवाला दिया जो पहले ही इराक का दौरा कर चुकी थी और इराक से किसी तरह से कोई हथियार हाथ ना लग सके थे। उसके बाद सद्दाम हुसैन ने कहा कि अमेरिका बिला वजह जिद पर अड़ा हुआ है और हम भी उसकी दोनों शर्तें मानने से इनकार करते हैं और इराकी कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हमेशा अपने मुल्क के खातिर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। सद्दाम हुसैन के इस जवाब से अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से 2003 में ही अमेरिका ने ब्रिटेन की मदद से इराक पर हमला कर दिया और बहुत जल्द ही अमेरिका बगदाद पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था।
अमेरिका ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सद्दाम हुसैन को पकड़ने में नाकामयाब था। लेकिन लगातार 9 महीने तलाश करने के बाद सद्दाम हुसैन को उसी गांव में एक बंकर के अंदर से गिरफ्तार किया गया था कि जिस गांव में वो पैदा हुए थे। और गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर लगभग 3 साल तक केस चलाया गया, जिसके बाद 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अमेरिका द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सद्दाम हुसैन ने फांसी के बजाय फायरिंग द्वारा मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया था। सद्दाम हुसैन का ये कहना था क्योंकि वो इराकी सेना के कमांडर इन चीफ रह चुके थे, इसलिए उन्हें सेना अधिकारी जैसा मृत्युदंड दिया जाए। इस अनुरोध को अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया था और हर हाल में फांसी की सजा ही कायम रखी थी। फांसी से पहले सद्दाम हुसैन ने अपने चेहरे पर वो काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया था, जो हर फांसी पर चढ़ाए जाने वाले इंसान को पहनाया जाता है। सद्दाम हुसैन का मानना था कि मेरी मौत को सभी लोग देखें और जाने कि मरते वक्त मेरे चेहरे पर जर्रा बराबर भी खौफ नहीं है। साथ साथ में दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि सद्दाम हुसैन की फांसी की वीडियो ही क्या, फांसी की हर प्रोसेस को पूरी दुनिया को दिखाया गया था, यानी सबने लाइव देखा था, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि जहां कोई इंसान सद्दाम हुसैन को गालियां दे रहा था तो वहीं सद्दाम हुसैन कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। इसके अलावा सद्दाम हुसैन की फांसी से जुड़ी हुई एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया था वो दिन मुसलमानों की बकरा ईद का दिन था और सद्दाम हुसैन को इस दुनिया से गए हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक दुनिया के लोग सद्दाम हुसैन पर एक राय नहीं रखते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ लोग सद्दाम हुसैन को अपना हीरो बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सद्दाम हुसैन की तुलना हिटलर जैसे इंसान से करते हैं और उनका ये मानना है कि ये सद्दाम हुसैन एक तानाशाह और शिया और सुन्नी के बीच भेदभाव करने वाला इंसान था। बात करें अगर अपने देश भारत की तो आपको बता दूं कि सद्दाम हुसैन अपने पूरे शासनकाल में ही भारत देश के एक अच्छे दोस्त रहे थे और यही वजह है कि आज भी भारत देश के भी ज़्यादातर लोग सद्दाम हुसैन की फांसी को गलत ठहराते हैं और उनका ये मानना होता है कि सद्दाम हुसैन की फांसी की वजह सिर्फ और सिर्फ तेल था, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाकर इराक देश पर हमला किया गया था और सद्दाम को अरेस्ट किया गया था वो इल्ज़ाम उस दौर में तो दूर की बात बल्कि आज तक भी सही साबित नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि सद्दाम हुसैन के बारे में ये बात भी क्लियर है कि सद्दाम हुसैन के दौर में इराक देश में सद्दाम हुसैन की शक्ल के ही और भी इंसान मौजूद थे, जिसका इस्तेमाल सद्दाम हुसैन वक्त वक्त पर किया करते थे। और यही वजह थी कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ाया गया था तो कुछ दिनों बाद ये अफवाह भी शुरू हो गई थी कि उस इंसान को सद्दाम हुसैन समझकर फांसी पर चढ़ाया गया है, वो सद्दाम हुसैन नहीं बल्कि उनका डुप्लीकेट है। हालांकि ये अफवाह ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी थी। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग भी आज की हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर आप सद्दाम हुसैन के बारे में क्या राय रखते हैं और जो भी राय रखते हैं वह आखिर क्यों रखते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।